Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. So in today's lecture हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और देखा जाए तो थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये बिकॉज बहुत अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया गया है इनके ऊपर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स बिगिन। तो फंडामेंटल राइट ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको याद होना ही चाहिए। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में आता है। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और ऑब्लिगेशन है ऑन द पावर ऑफ स्टेट। तो पहले क्या था ना कि पहले बहुत पुराने वक्त में 12th और 13th सेंचुरी में उस टाइम पे जब जो स्टेट होता था वो राजा होता था, तो उसके पास अनलिमिटेड पावर होता था। तो फिर आगे चल के उसके अनलिमिटेड पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो उसी के आइडिया से डिराइव हुआ फंडामेंटल राइट्स। पहली बार अमेरिका ने दिया था अपने सिटीजन्स को विद देयर फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो वही नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ये स्टेट के पावर के ऊपर कर्व लगाता है। फंडामेंटल राइट जो इंडिया में है वो फंडामेंटल राइट यूके और यूएस से थोड़ा अलग है। वो फंडामेंट इंडिया का फंडामेंटल राइट लाई करता है इन बिटवीन द फंडामेंटल राइट ऑफ यूके एंड यूएस। वो कैसे? तो यूके में जो है वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, मतलब पार्लियामेंट जो चाहे वो लॉ बना सकता है और पार्लियामेंट ही सॉवरेन है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, उस लॉ को स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता है। और वहीं जहाँ यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे है जुडिशियल सुप्रीमेसी। वहाँ पे यूएस का सेनेट और लोअर हाउस ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जो इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन हो फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ यूएसए, तो वो जुडिशियरी उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। इंडिया में वही फंडामेंटल राइट जो है एकदम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, लेकिन यूएस में जो फंडामेंटल राइट है वो पहला 10 अमेंडमेंट से दिया गया था। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट ये कौन कर सकता है। तो इट इज़ ओनली डन बाय पार्लियामेंट, मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कोई भी लॉ या कोई भी रूल रेगुलेशन पास नहीं कर सकता है। और ना ही हमारा जुडिशरी। वैसे जुडिशरी को तो बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो वो तो वैसे भी नहीं लगाएगा। और जो रेस्ट्रिक्शन अगर रीजनेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर रीजनेबल नहीं है तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, और वो डिटरमाइन सिर्फ जुडिशरी करेगा कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो लॉ रीजनेबल है कि नहीं फंडामेंटल राइट पे कर्ज लगाने के लिए। अब हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 क्या करता है कि आर्टिकल 12 डेफिनेशन देता है स्टेट का, कि स्टेट क्या है। तो स्टेट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है। और लोकल गवर्नमेंट आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, जिला परिषद, ये सब। अदर अथॉरिटीज़ कैसे? तो पीएसयू हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, और भी बहुत सारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाया है, या उसको रन करता है गवर्नमेंट या फंड करता है गवर्नमेंट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी स्टेट है कि नहीं। तो दो इसका इसका आंसर दो है। इसका आंसर है पहला, यस, जुडिशरी स्टेट है। क्यों? कब है स्टेट? तो जब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बोला जाए तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे केसेस आते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो वो केसेस कौन से बेंच को जाएगा, कौन से जजेस को जाएगा, वो जब डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर आता है जुडिशरी के। तो जब ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो जुडिशरी स्टेट है। और जुडिशरी स्टेट कब नहीं है?
तो जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तब जुडिशरी स्टेट नहीं है? क्योंकि जुडिशरी जो है वो बहुत ही डिपेंडेबल इंस्टीट्यूशन है, मतलब उस पे दाग नहीं लग सकता है। जुडिशरी इज मेंट टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, इसीलिए जुडिशरी को स्टेट के अंदर नहीं रखा जाता है। तो अगर ऐसा जनरल कोई क्वेश्चन है कि जुडिशरी स्टेट है कि नहीं, तो उसमें आपको आंसर नो लगाना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। आर्टिकल 13 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 13 देखते हैं। तो आर्टिकल 13 बोलता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 13 का टाइटल है। आर्टिकल 13 के अंदर 4 सब क्लॉज हैं। 3 सब क्लॉज शुरू के वो ओरिजिनल आर्टिकल में थे, और एक जो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4, उसको ऐड किया गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। उसको ऐड किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 देखते हैं। तो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है, वो जो एग्जिस्ट करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो आगे भी करते रहेगा। कब? जब वो कंसिस्टेंट हो पार्ट 3 के साथ में, और इन एग्रीमेंट हो पार्ट 3 के साथ में। अगर ऐसा नहीं है, और अगर इस लॉ के कोई पार्ट में कुछ ऐसा सेक्शन लिखा हुआ है जो आपका इनकंसिस्टेंट हो, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगा उसको वॉइड। और अगर वो लॉ बिल्कुल कंसिस्टेंट है और इन एग्रीमेंट है फंडामेंटल राइट के, और फंडामेंटल राइट को अब्रिज या वायलेट नहीं कर रहा है, तो वो कंटिन्यू रह सकता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में भी। अब देखते हैं। और हाँ, इस आर्टिकल के सब क्लॉज में एक लाइन लिखा है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, यहाँ ध्यान देंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेक्शन 377 है आईपीसी का, जो कि 1860 में आया था। तो 1860 क्या है? तो 1860 तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से 1950 से पहले आया हुआ है। लेकिन 2018 के जजमेंट में, जो कि है नवतेज जोहार केस, उसमें क्या बोला गया है कि सेक्शन 377 इज रेड डाउन। अब ये जो है पार्ट 3 के साथ, मतलब फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो रहा था ये सेक्शन आईपीसी का। तो इसको एबॉलिश नहीं किया गया बिल्कुल, इसको वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया, इसको रेड डाउन किया गया। यही फर्क है रेड डाउन में और वॉइड में। वॉइड में पूरा का पूरा सेक्शन खत्म हो जाता। अब ये क्या बोलता है आपका सेक्शन 377 क्या बोलता है? तो सेक्शन 377 बोलता है नेचुरल ऑफेंस, अननेचुरल ऑफेंसेस इज सो फार LGBTQIA, मतलब जो नॉन पीनल वेजाइनल सेक्स है, जिसमें कि दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, उसको अननेचुरल सेक्स पहले माना जाता था आर्टिकल 3 सेक्शन 377 में। लेकिन इस लॉ की वजह से, इस सेक्शन की वजह से LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, पुलिसिंग उन पे हुआ, उनको जेल में डाला गया। मतलब होमोसेक्सुअलिटी की वजह से इन्हें बहुत टारगेट किया गया। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को नो लॉन्गर क्राइम डिक्लेयर किया। मतलब अगर दो सेम सेक्स इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 377 का कुछ पार्ट ऐसा था, जैसे कि जो अननेचुरल ऑफेंसेस है, इसका कुछ पार्ट ऐसा था जो अभी भी पनिशमेंट के अंडर आता है, मतलब अभी भी क्राइम के अंदर आता है। अगर आप करेंगे तो आपको जेल हो सकता है और आपके ऊपर क्रिमिनल
चार्जेस लग सकता है। तो वो कौन कौन सा है? तो इंसेस्ट है और बेस्टियलिटी है। इंसेस्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअली बहुत बुरा मतलब है। मदर हैविंग सेक्स विथ हर ओन बायोलॉजिकल सन, father having sex with own biological daughter, and son having sex with daughter, means sister, siblings के बीच में। बेस्टियलिटी क्या है? तो सेक्स, ह्यूमन हैविंग सेक्स विद द लोअर एनिमल, मतलब एनिमल के साथ सेक्स को बेस्टियलिटी बोलते हैं। तो ये दोनों अभी भी सेक्शन 377 के अंडर क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस है, मतलब ये दोनों नहीं हटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है क्या? तो होमोसेक्सुअलिटी को एज अ क्राइम हटा दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है, इसलिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक डॉक्ट्रिन आता है। वो डॉक्ट्रिन क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब यहाँ समझना है कि जैसे कि अगर आपका एक हाथ में ऐसा वुंड हो गया जो क्योर नहीं किया जा सकता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप उसे काट करके हटा दीजिए, सेवर कर दीजिए उसको। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि पूरा इंटायर सेक्शन 377 को नहीं हटाया गया। पूरा इंटायर 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बट उसका जो होमोसेक्सुअलिटी वाला पार्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया और उसको हटाया गया। बाकी का जो रेस्ट ऑफ 377 है, जिसमें इंसेस्ट और बेस्टियलिटी आता है, वो अभी भी फंक्शनल है। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। श्रेया सिंगल केस याद होगा आप लोग को। उसमें क्या बोला गया था कि सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बाकी का जो लॉ था, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो एक्ट था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया था। उसमें का बाकी जो फंक्शन था वो अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी फंक्शनल है। तो अब ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 देखते हैं। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का टाइटल पढ़ेंगे। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिजेस द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब पार्ट 3, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन of this clause shall to be extent of such contravention be void। अब यहाँ पे देखेंगे आप एनी लॉ लिखा हुआ है। अब ये एनी लॉ से ही आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में आया है। और ये जो लाइन है शैल टू बी एक्सटेंड ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, इसका क्या मतलब है? कि इसका भी वही मतलब है जो पिछले सेक्शन में देखा हमने, कि पूरा का पूरा लॉ या पूरा का पूरा एक्ट नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उसका जो पार्ट आपका इन डेरोगेशन होगा या एवरेज करेगा फंडामेंटल राइट, उसको वॉइड डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम जुडिशियल रिव्यू का। ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से आया है। सबसे पहले अमेरिका में आया था मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस में। देखते हैं द पावर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया टू प्रोनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो फॉर द रूल इशूड बाय एग्जीक्यूटिव एंड लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब है कि जो भी लॉ या जो भी नोटिफिकेशन या रूल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर निकालता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने का पावर इंडियन कोर्ट्स के पास है। अगर वो देखेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो एक्शन लेंगे थ्रू जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे यूपीएससी में दो तीन बार क्वेश्चन आया है, स्टेट पीसीएस में भी आया है। वो पूछते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है क्या वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये टर्म डायरेक्टली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे? तो नहीं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो डॉक्ट्रिन है, जो बेसिक आइडिया है,
वो मेंशन्ड है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, इसी के अंदर मेंशन है इसका जो आइडिया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लॉ क्या है, मतलब यहाँ जो आर्टिकल आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में जो एनी लॉ था ना, ये लॉ क्या है, इसको कहाँ डिफाइन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में मेंशन है, मतलब आगे इसी के बाद वाला ये में देखेंगे लॉ। तो लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कौन पास करता है, तो यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट पास करते हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नर। ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये सब लॉ जो है, अगर ये लॉ एब्रिज नहीं करता है, कॉन्ट्रविन नहीं करता है और टेक अवे नहीं करता है फंडामेंटल राइट को, तभी वो लॉ है। अगर वो ये एब्रिज कॉन्ट्रविन करता है ये सब लॉ फंडामेंटल राइट को, तो उसे लॉ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये सारा आता है आपका लॉ के डिफिनेशन के अंदर। तो ऐसे पूछ देगा आपसे कोई स्टेटमेंट बना करके प्रीलिम्स में कि लॉ मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, और लॉ डिफाइंड है कि लॉ क्या है, लॉ के डेफिनेशन क्राइटेरिया में कौन कौन सा आएगा, तो आपको उसको यस लगाना है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे। मद्रास गवर्नमेंट जो था 1950 और 51 में एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जब जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट होने के बाद आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ था, तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ था कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, ठीक है। तो चंपकम दोराई राजन केस में इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया बस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1951 में। ये एक लेडी थी चंपकम दोराई राजन, जो मेडिकल कॉलेज में, मद्रास मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन लेना था, लेकिन पता चला कि इनका सीट किसी और को दे दिया गया है, एससी और एसटी कम्युनिटी को, और तो इन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया, मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इन्हें मेडिकल सीट मिली, ये जीत गई। लेकिन इस ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया कि अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 और इसको अमेंड किया गया था आर्टिकल 368 के हेल्प से, और एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ऐड किया गया एक प्रोविजन जिसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछ देगा स्टेटमेंट बना करके कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में आपको रिजर्वेशन दिया है इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब देखते हैं, तो ये जब हो गया आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पास हो गया, तो 1951 में क्या हुआ कि एक और केस हुआ, शंकरी प्रसाद देव केस। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि जो एनी लॉ है जो मेंशन्ड है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, जो हमने देखा था, वो रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट को कि वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को। वहाँ रेस्ट्रिक्शन था आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में कि एनी लॉ विच टेक अवे abridges contravene फंडामेंटल राइट शैल बिकम void। तो वही बोला है कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में रिजर्वेशन कैसे दे दिया
पार्लियामेंट ने एसटी और एससी कम्युनिटी को ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अब एक क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो एनी लॉ है क्या ये अलग है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि आर्टिकल 368 में होता है। तो बोला गया कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 पढ़ा जाए, उसमें लॉ का डेफिनेशन दिया है, तब पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग है लॉ से कि नहीं। तब एनी लॉ पढ़ा गया तो वहाँ पे देखा गया कि ऑर्डिनेंस लिखा है, ऑर्डर लिखा है, बाई लॉ लिखा है, रूल लिखा है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज लिखा है, लेकिन कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आर्टिकल 368 मेंशन नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ जो है डिफरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिफरेंट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट हुआ है फंडामेंटल राइट का, जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में एडिशन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट कैन डिलीट, मॉडिफाई, अब्रिज फंडामेंटल राइट। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, कोई भी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ऐसा भी लॉ ऐड कर सकते हैं जो एब्रिज कर रहा हो फंडामेंटल राइट को। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इस शंकरी प्रसाद देव केस का सोल है। मतलब इतना से ही आपका काम हो जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा बस। अब देखते हैं शंकरी प्रसाद देव केस के बाद 1967 में एक और केस हुआ जिसे कहते हैं गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि क्वेश्चन उठा कि फंडामेंटल राइट इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 बोलता है एनी लॉ में आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करता है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1951 के शंकरी प्रसाद केस को चेंज करके गोलकनाथ केस में बोला कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में जो एनी लॉ लिखा हुआ है उसमें आर्टिकल 368 भी आता है जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो। तो इसीलिए आप एब्रिज या चेंज या मॉडिफाई या टेक अवे नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट का। तो जो स्टांस था सुप्रीम कोर्ट का 1951 में, उसको चेंज किया गया गोलकनाथ केस में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐड किया कि जो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर है, पार्लियामेंट के पास जो लॉ मेकिंग पावर है वो बस ऑर्डिनरी लॉ तक ही सीमित है। वो ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड कर सकती है, ऑर्डिनरी लॉ पास कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट का जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। वो किसके पास है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर? तो वो है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, जैसे कि बना था 1946 में, वैसा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने का पावर रखता है। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ, तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट पास नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है। और एनी लॉ के अंदर आर्टिकल 368 भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 देखते हैं। अब जब ये किया गया ना, ये बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और ऐड किया आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4। तो ये तो फंडामेंटल राइट में ही एडिशन है, फंडामेंटल राइट को ही अमेंड किया गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट।
तो इसमें क्या बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको ऐड किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्लॉज एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है, ये क्लॉज एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि लॉ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग है। इसका मतलब ये है कि गोलकनाथ केस 1967 में जो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनी लॉ के अंदर ही आपका आर्टिकल 368 आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उस उस चीज को पलट दिया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जिसमें बोला कि लॉ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग है। तो अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो है वो लिमिटेशन देता है इन आर्टिकल फॉर एनी लॉ। मतलब जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में एनी लॉ है ना, वो एनी लॉ लिमिट करता है कि आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हैं, एब्रिज नहीं कर सकते हैं, एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन जो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का, वो अप्लाई नहीं होता है उस लॉ के ऊपर जो आर्टिकल 368 से पास हुआ हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पास हुआ कोई एक्शन वो लिमिटेड नहीं है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर में। ठीक है, बस बाई लॉ, ऑर्डिनेंस, यूसेज, यही सब के ऊपर लिमिटेशन है। आर्टिकल 368 से पास हुआ लॉ के ऊपर लिमिटेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 किया गया, इंदिरा गांधी ने किया, तो उसमें उसका टाइटल भी चेंज कर दिया। आर्टिकल 368 का टाइटल चेंज करके कर दिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। पहले ये चीज नहीं था, पावर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ था, बस लिखा हुआ था कि प्रोसीजर देयर ऑफ, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर देयर ऑफ, लेकिन ये चीज को ऐड किया गया। अब इसका मतलब क्या था कि ये सारा जो चेंजेस है ना, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में किया गया था, टाइटल चेंज किया गया था जो 19 आर्टिकल 368 में, और वहाँ जो लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अलग अलग डिफाइन किया गया था, ये सारा चेंजेस को चैलेंज कर दिया गया केशवानंद भारती केस 1973 में। अब यहाँ पे जब चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का, लेकिन प्रोवाइडेड दैट विदाउट ऑल्टरिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को भी इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये इंटरप्रिटेशन है जो कि टाइम टू टाइम आता है अलग अलग जजमेंट्स में, जो कि सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे कि अभी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में है राइट टू स्लीप है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइट टू इंटरनेट है, वो भी आपका आर्टिकल 21 में आता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये अपडेट होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी के लिए यहीं रखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अब आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी। जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब हम पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे उतने क्लियर कट और उतना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलता नहीं है यूट्यूब पे, कहीं पे भी कोई भी कंप्लीटली अच्छे से बताता नहीं है। लेकिन आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू नीड, कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। और पॉलिटी के ऐसे ही लेक्चर सब आगे आते रहेंगे। एक मैं लेक्चर लूँगा आपका ये मेजॉरिटी के ऊपर, क्योंकि मेजॉरिटी से ही आगे का आपका यूनियन और स्टेट और पार्लियामेंट ये सब हम पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट होता है, तो पता रहना चाहिए कि किस में कौन टाइप का अमेंडमेंट होता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू
give a thumbs up, and do like, share and subscribe. And subscribe to ज़रूर कर देना. It will help me grow. Thank you very much.